अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। पाकिस्तान में जो हर आने वाली गवर्नमेंट है वो पिछली गवर्नमेंट की निस्बत ज़्यादा डेफिसिट में होती है, यानी इकोनॉमी वाइज बुरी हालत में होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मज़ीद से मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। एक तो इन मिनिस्ट्रियों को चलाने का कर्जा, ऊपर से जो हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से जो मायदे कर रखे हैं, बेतुके मायदे कर रखे हैं IPP से, उनको चलाने के लिए अलग से कर्जा, और फिर जो हमने इनको कर्जों पर सूद देना होता है, जो कर्ज पर हमने सूद अदा करना होता है, उस सूद को अदा करने के लिए मजीद से मजीद कर्जा लेना पड़ता है। तो इस वक्त गवर्नमेंट एक बहुत गंदे डेट साइकिल में फंस चुकी है और यह मसला इतना बड़ा हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अगले साल 2025 यानी 2025 के जो बजट में हमने हदफ रखा है वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करके हम 17 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठा करेंगे। 17 ट्रिलियन रुपीस, यानी जो हमने पाकिस्तानी अवाम से टैक्स निचोड़कर हमने पैसे इकट्ठे करने हैं वो 17 ट्रिलियन रुपीस होंगे। वो बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि जब एक मुर्गी सोने का अंडा दिया करती थी तो उस मुर्गी के मालिक ने उसे ये सोचकर ज़िबा कर दिया कि मैं इसमें से एक ही मरतबा सारे सोने के अंडे निकालूंगा और उन अंडों को मार्केट में सेल करूंगा और सेल करके मैं एक बहुत बड़ा अमीर और रईस आदमी बन जाऊंगा। तो यही हाल हमारी गवर्नमेंट का है। वो पाकिस्तान के अवाम को एक ही मरतबा ज़िबा करके, यानी अवाम से एक ही मरतबा टैक्स निचोड़कर एक ही मरतबा बहुत अमीर होना चाहती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 17 ट्रिलियन रुपीज़ का हदफ पूरा करने के लिए इस कदर टैक्सेस की भरमार कर दी है कि हमने पाकिस्तान ने कुछ मामलात में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जिनमें स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह आते हैं, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टैक्स तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन इसके बदले अपनी अवाम को सहूलियात भी बहुत सारी देते हैं। टैक्स को अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसे एजुकेशन, हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह इन चीज़ों में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैरानकुन हकायक हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बराबर लिए जा रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न पाकिस्तान की अवाम को उससे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का इस साल 2024 का बजट है उसमें से हेल्थ और एजुकेशन का जो बजट है उसमें इजाफे की बजाय मजीद कटौती हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा कर क्या वाकई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम से 17 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठा कर पाएगी? पहले तो यह कि इतना बड़ा टारगेट कि हमने अगले साल के बजट 2025 के बजट में 17 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठे करने हैं, ये होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है इसके पास इस वक्त पैसे देने के लिए हैं ही नहीं। उनके अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं और आप देखेंगे कि वो किस तरह लेफ्ट राइट लूप होल्स निकालकर टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे। और इस बात पर इन्हें ब्लेम भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में उनका सर्वाइवल वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। जिस पर शहबाज राना जो पाकिस्तान के टॉप के इकोनॉमी के रिपोर्टर हैं, उनका कहना है कि अगर आपके पास मौका है तो पाकिस्तान छोड़ दें, अगर आप पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, आपके हालात इतने बुरे हैं, तो आप सैलरीज कैश में लें, बैंक के जरिए हरगिज ना लें। उसके अलावा उनका कहना है कि अपने एसेट्स को टैक्स रिटर्न्स में फुली डिक्लेयर ना करें और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर ही रहें, फाइलर बनने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना आप अपने एसेट्स इस हुकूमत से छुपा सकते हैं छुपाएं, इस हुकूमत को अपने एसेट्स शो करने की कोई जरूरत नहीं। यानी इस किस्म के हालात हो गए कि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को हमदर्दी में टैक्स से बचने की तरकीबात दे रहे हैं कि कैसे टैक्स से बचना है। और इस बात पर इन्हें ब्लेम भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका पाकिस्तान में सर्वाइवल ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। जिससे होगा क्या कि वो लोग जो एक अच्छे शहरी हुआ करते थे वो गुड सिटीजन से बैड सिटीजन की कैटेगरी में फॉल करना शुरू हो जाएंगे और वो लोग ना चाहते हुए भी मजबूरन टैक्स को हुकूमत से बचाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हालात इतने खराब हैं कि उनका अपना गुजारा करना मुश्किल है। और इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों को खुद मजबूर कर रही है कि वो गुड सिटीजन से बैड सिटीजन की कैटेगरी में चले जाएं। चलें इसके बावजूद मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने डंडा चला दिया और लोगों से 17 ट्रिलियन रुपीज़ इकट्ठे कर भी लिए, तो होगा क्या कि इन 17 ट्रिलियन रुपीज़ में से जो हमने इकट्ठे किए होंगे 60 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो NFC अवार्ड की मद में सूबों को जाएंगे, प्रोविंसेस को जाएंगे। उसके बाद जो 10 ट्रिलियन रुपीज़ बच जाएंगे वो 10 के 10 ट्रिलियन रुपीज़ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएंगे, यानी जो हमने कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे पर जो सूद है
उस सूद की अदायगी के लिए हमने जो पेमेंट्स करनी है उस पेमेंट की मद में हम 10 के 10 ट्रिलियन रुपीस पेमेंट करने वाले हैं उन बैंक्स को जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ है। तो ये बात समझिएगा जरा कि पाकिस्तान की अगले साल के लिए जो गवर्नमेंट चलेगी वो आपके डिफेंस को बजट जाएगा, जो आपकी हेल्थ का, एजुकेशन का बजट जाएगा, जो आपकी तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज चलेंगी वो आपके टैक्स पर नहीं चलने वाली, वो कर्ज के पैसों से चलेंगी। क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट जितना भी टैक्स इकट्ठा कर रही है 100% ऑफ दैट टैक्स आफ्टर इट गोज टू द प्रोविंसेस, वो सारे का सारा टैक्स जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स में, यानी सूद की अदायगियों में। और इसके बाद जो गवर्नमेंट चलेगी वो चलेगी नए कर्जे लेकर। अकॉर्डिंग टू मुर्तजा सैयद 65% ऑफ आवर इंटायर गवर्नमेंट रेवेन्यू इज गोइंग इनटू इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी 65% 2/3 जो हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो सारे का सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में यानी सूद की अदायगियों में जा रहा है। और ये डेवलपिंग कंट्रीज में वन ऑफ द वर्स्ट है। सिर्फ श्रीलंका जो रिसेंटली डिफॉल्ट हो चुका है उससे हम जरा बेहतर हैं। तो जाहिर है कि अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से 65% जो रेवेन्यू है वो सूद की अदायगियों में खर्च हो रहा है, तो जो आपसे चूस कर टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है वो ना तो डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, ना आपकी हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये पाकिस्तान की किसी भी बेहतरी में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आप जो ख्वाब देख रहे हैं ना कि मुल्क में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? जरा नंबर्स को देखें। 2/3 ऑफ आवर रेवेन्यू तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा ही रहा है, यानी सूद की अदायगियों में जा ही रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट यानी सोने पर सुहागा ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो अरले तरले के बेकार के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है वो भी कर्जा लेकर लॉन्च कर रही है, यानी उस पर हमने और ज्यादा सूद अदा करना है। यानी हमारा मुल्क पाकिस्तान डेड साइकिल की दलदल में धंसता ही चला जा रहा है और कंसिस्टेंटली ऐसा ही होता जा रहा है। कुछ फैक्ट्स हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जितना पैसा अपनी एजुकेशन पर खर्च करता है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा वो सूद की अदायगी पर खर्च करता है हर साल। जितना पैसा हम हेल्थ पर खर्च करते हैं उससे 6 गुना ज्यादा हम सूद पर खर्च करते हैं हर साल। जितना पैसा हम डेवलपमेंट पर इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा हम सूद पर खर्च करते हैं हर साल। इन स्टैट्स को आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर हम कर्ज लेते रहें और कर्ज को लेकर पिछला जो कर्ज हमने लिया है उस पर जो सूद बनता है उस सूद की अदायगियां हम करते रहें, इसके जरिए हम कर्ज का जो साइज है उसे मुसलसल बढ़ाते रहें। कर्ज के साइज का बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम कर्ज का साइज भी साथ साथ बढ़ाते रहेंगे और जो हमने सूद की अदायगियां करनी होगी वो सूद भी हम साथ साथ बढ़ाते रहेंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम अपना टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू है 100% रेवेन्यू है वो सूबों की अदायगियां भी जिससे नहीं हो पाएंगी वो सारे का सारा रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट्स में यानी सूद की अदायगियों में जाया करेगा। तो ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा? ऑब्वियसली डिफॉल्ट पर ही जाकर रुकेगा। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपका सारे का सारा मुल्क एक जगह पर स्टक होकर रह जाएगा। आपको बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा, आपको बैंक से पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, यानी सारे का सारा मुल्क एक जगह पर स्टक होकर रह जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो हमें आज की डेट में वो तमाम स्टेप्स लेने होंगे जो कोई मुल्क डिफॉल्ट होने की सूरत में लेता है। एक मिसाल देना चाहूंगा यहाँ कि जब कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो वो क्या करती है। सैमसंग कंपनी की ही मिसाल ले लेते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करती है। फर्ज किया कि सैमसंग कंपनी आज की डेट में डिफॉल्ट कर जाती है तो सबसे पहले अपने वर्कर्स जो हजारों की तादाद में है उनमें कमी करेगी। बहुत सारे वर्कर्स को फारग कर दिया जाएगा, जॉब से हटा दिया जाएगा क्योंकि इन्हें सैलरीज देने के लिए पैसा ही नहीं सैमसंग के पास। वर्ल्ड वाइड दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे ज्यादा जो वजारतें मिनिस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान की हैं। इन वज़रा की कारकर्दगी ना होने के बराबर है, उल्टा ये लाखों करोड़ों में तनख्वाह लेते हैं। फ्री की बिजली, फ्री की रिहाइश, फ्री का प्रोटोकॉल, फ्री का पेट्रोल। और इन 50-60 वजारतों के नीचे हजारों सरकारी मुलाजमीन हैं। वो किस काम के हैं? यानी उन्होंने पाकिस्तान को इन 70-75 सालों में क्या दिया है? उल्टा हर महकमा जो इनके नीचे आता है करप्ट है। ये सरकारी मुलाजमीन आपसे जायज काम के भी पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत का नाम इन्होंने हर्चा रखा हुआ है कि भाईजान थोड़ा हर्चा ही दे दो। इन 70-75 सालों में हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी ने क्या दिया है? किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं है इनका। हर दुकानदार की जो सेम प्रोडक्ट होती है हर दुकानदार का अलग अलग रेट है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदतरीन है और अखराजात जो इन ब्यूरोक्रेट्स के हैं वो शहाना है। तनख्वाहें इनकी भी लाखों में है और ऊपर वाली कमाई भी अलग है। और फिर वही फ्री की बिजली, फ्री का प्रोटोकॉल, फ्री की रिहाइश, सरकारी गाड़ी, नौकर और प्रोटोकॉल, ये सब हमारी गवर्नमेंट कर्जा लेकर पूरा कर रही है। और आज की डेट में दिस इज द राइट टाइम के जो फालतू की एक्स्ट्रा की वजारतें हैं जिनका कोई काम नहीं, उन्हें सिरे से खत्म किया जाए। ब्यूरोक्रेसी को लगाम लगाई जाए। एक स्टडी के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने से पाकिस्तान ज्यादा बेहतर अंदाज में चल सकता है। अफगानिस्तान के
एग्जाम्पल आपके सामने है जहाँ ब्यूरोक्रेसी सिरे से है ही नहीं, और अफगानिस्तान पाकिस्तान से इकोनॉमी वाइज बल्कि हर शोबे में ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहा है। इस डिफॉल्ट से बचने के लिए दूसरा पॉइंट है कि हमारी गवर्नमेंट को अपने अखराजात पर भी कंट्रोल करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के एक सेशन में अगर वो 1 घंटे का होता है तो इसकी 24.2 मिलियन कॉस्ट आती है, और हमारी नेशनल असेंबली की एवरेज डेली कॉस्ट 66.5 मिलियन रुपीस है। इसके अलावा MPA MNS का प्रोटोकॉल, ये सब आज की डेट में नहीं चल सकता। इन अखराजात में कमी लानी होगी। और डिफॉल्ट से बचने के लिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो कर्जा लेते हैं सूद उतारने के लिए, वो कर्जा हम मिनिमम इंटरेस्ट पर लें, बल्कि इंटरेस्ट यानी सूद पर जो कर्जा मिल रहा है उसे सिरे से लिया ही ना जाए। कोशिश करनी चाहिए कि इंटरेस्ट के बगैर, सूद के बगैर अपने दोस्त ममालिक से कर्जा लिया जाए, जो कि जरा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंट्री चाहे कितना भी फ्रेंडली कंट्री हो, इंटरेस्ट यानी सूद के बगैर कर्ज नहीं देगा। अगर नहीं देता तो सलाह यही है कि फिर ना लें, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो जंग करते आ रहे हैं इतने सालों में, इस जंग को लड़ना बंद कर दें। और ये जंग हम नहीं जीत सकते, क्योंकि ये जंग हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुरान हकीम में सूरह बकरा वर्स नंबर 268 to 279 में है कि ए मोमिनो, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो, तो जो कुछ बाकी सूद रह गया है उसको छोड़ दो। अगर तुमने ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। यानी सूद के खिलाफ इतना ज्यादा खिलाफ है हमारा दीन इस्लाम, लेकिन उसके बावजूद हम सूद पर कर्ज लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें यह सिलसिला रोकना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या हमारा मुल्क इकोनॉमी वाइज इन हालात को देखते हुए बेहतरी की जानब जा सकता है या नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।